नमस्कार। आज हम आपके लिए साहित्य के प्रकार लेकर आए हूँ कि साहित्य के कितने प्रकार होते हैं। तो बहुत ही सरल और इंटरेस्टिंग रहेगा, आप जरूर इसके साथ जुड़े रहिएगा। तो देखो, साहित्य को उसके रूप, विषय, शैली और उद्देश्य के आधार पर कई विषयों में विभाजित कर सकते हैं या बांट सकते हैं। साहित्य के दो प्रमुख प्रकार होते हैं, पहला गद्य और दूसरा पद्य। गद्य को हम प्रोज कहते हैं और पद्य को पोएट्री कहते हैं। अब हम इन दोनों प्रमुख प्रकारों के भीतर भी कई उपश्रेणियां होती हैं। आइए साहित्य के विभिन्न प्रकारों को विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहले आता आपका गद्य साहित्य, जिसे हम प्रोज लिटरेचर कहते हैं। तो गद्य साहित्य वह होता है जो सीधे साधारण भाषा में लिखा जाता है और उसमें तुक या छंद नहीं होते हैं। इसके विभिन्न रूप होते हैं। देखो, तुक और छंद का अर्थ होता है कि जो गद्य साहित्य होता है उसमें छंद नहीं होते हैं, और तुक यानी प्रत्येक पंक्ति के अंत के जो अक्षर मिलते हैं उसे कहते हैं तुक, और ये कविता में होता है, गद्य में नहीं होता है। तो विभिन्न रूप, पहला रूप आपके सामने इस प्रकार है। उपन्यास, नॉवेल। यह गद्य साहित्य की सबसे प्रमुख विधा है, जिसमें कहानी लंबी होती है और इसमें पात्रों का गहन विकास, कथानक की विस्तार पूर्ण प्रस्तुति और सामाजिक या व्यक्तिगत मुद्दों का चित्रण होता है। अब उदाहरण में आते हैं। तो उदाहरण में प्रेमचंद का गोदान और फणीश्वर नाथ का मैला आंचल यानी फणीश्वर नाथ रेणु का। फिर आता है अगला दूसरा। तो दूसरे बिंदु में दिया है कि कहानी, इसको अंग्रेजी में स्टोरी कहते हैं। इसमें उपन्यास की तुलना में कथानक छोटा होता है और कहानी कम शब्दों में कही जाती है। उदाहरण के तौर पर मुंशी प्रेमचंद की कफन और राजेंद्र यादव की राजा निर्बंसिया, ये दोनों ही कहानियां बहुत ही इंटरेस्टिंग या रुचिकर हैं, अवश्य पढ़िएगा। तीसरा है निबंध या ऐसे। यह विचारों, अनुभवों या किसी विषय पर तर्कपूर्ण ढंग से लिखी गई रचना होती है। इसमें लेखक अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत करता है। उदाहरण के तौर पे रामचंद्र शुक्ल का कवि और कविता और हजारी प्रसाद द्विवेदी का आधुनिक साहित्य आदि, यानी ये क्या हो गए, ये हो गए निबंध। ठीक है। अगला फिर आता है रेखा चित्र। तो रेखा चित्र को स्केच भी कहते हैं। यह किसी व्यक्ति, घटना या वस्तु का संक्षिप्त और सजीव चित्रण होता है। उदाहरण के तौर पर महादेवी वर्मा के रेखा चित्र अतीत के चलचित्र है। अगला फिर आता है संस्मरण। तो संस्मरण में को हम क्या कहते हैं, मेमोरी कहते हैं। इसमें लेखक अपने जीवन के अनुभवों या किसी विशेष घटना को याद करके वर्णित करता है, यानी जो उसके जीवन में घटित हो चुकी होती हैं उन्हें फिर से याद कर करके क्या करता है, वह लिखता है। तो उसे कहते हैं हम संस्मरण, यानी स्मरण कर करके लिखी हुई रचना को संस्मरण कहते हैं। उदाहरण के तौर पे हरिवंश राय बच्चन की क्या भूलूं क्या याद करूं। अगला फिर है आत्मकथा, यानी इसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। इसमें लेखक स्वयं की जीवन का वर्णन करता है। यानी देखो, आत्मकथा किसे कहते हैं, जहां पर लेखक जीवन में घटित होने वाली घटनाओं को क्या करता है, क्रमबद्ध उसका वर्णन करता है, उसे हम आत्मकथा कहते हैं। तो जैसे उदाहरण, गुलाब राय की मेरी असफलताएं क्या है, आत्मकथा है। अगली है फिर जीवनी। तो जीवनी को हम बायोग्राफी कहते हैं। इसमें प्रसिद्ध व्यक्ति के जीवन का वर्णन किया जाता है, अर्थात किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के जन्म से मृत्यु तक की घटना का वर्णन होता है, उसे हम जीवनी कहते हैं। तो उदाहरण के लिए अमृत राय का कलम का सिपाही। तो अमृत राय मुंशी प्रेमचंद के पुत्र थे और कलम का सिपाही उन्होंने, अमृत राय ने अपने पिता मुंशी प्रेमचंद जी को ही बताया। फिर आता है प्रवचन, है ना, डिस्कोर्स। इसमें किसी विशेष विषय पर दी गई व्यापक जानकारी या उपदेश होता है। यह धार्मिक, दार्शनिक या सामाजिक मुद्दों पर हो सकता है। अब आता है दूसरा बिंदु, पद्य साहित्य, जिसे हम पोट्री भी कहते हैं। तो पोट्री में इस प्रकार से हम जानेंगे। पद्य साहित्य छंद, लय और तुकबंदी के आधार पर लिखा जाता है। इसके कई रूप होते हैं। तुकबंदी मैंने आपको बता दिया। लय यानी लय के साथ गाना। छंद, छंद क्या होते हैं, नियम होते हैं मात्राओं और वर्णों का। और तुक, प्रत्येक जो कविता के अंतिम वर्ण है जो सब में एक जैसी होती वो कहलाता है तुक, है ना। अब तो पद में आता है कविता, जिसको पोएट्री कहते हैं। इसमें विचारों और भावनाओं को लयबद्ध और सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। कविताओं में छंद और तुकबंदी होती है, यानी जिसमें तुकबंदी या छंद होती है वो कविता उतनी अच्छी मानी जाती है। तो उदाहरण के तौर पर सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास और जायसी, गुरु नानक, मिल्टन की कविताएं आती हैं।
उसके बाद आता है दूसरा बिंदु। तो दूसरे बिंदु में महाकाव्य, इसको बोलते हैं एपिक पोएट्री। यह एक बड़ी कविता होती है जिसमें वीरता, मानवता और इतिहास का वर्णन मिल जाता है, ये किया जाता है। इसमें प्राय किसी महान चरित्र या घटना का विस्तार से वर्णन किया जाता है। तो महाकाव्य में क्या होता है, एक प्रमुख कथा होती है, पर उसके अंदर कई छोटी छोटी कथाएं रहती हैं। उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं कामायनी, रामचरित्र मानस। अगला तीसरा बिंदु खंड काव्य, इसे बोलते हैं शॉर्ट एपिक पोएट्री। यह महाकाव्य से छोटा होता है, इसमें किसी एक विशेष घटना का या प्रसंग का वर्णन किया जाता है। जैसे कालिदास का मेघदूत, ये क्या है, खंड काव्य है। हल्दी घाटी भी खंड काव्य है। अगला गीत, लिरिक पोएट्री, यह व्यक्तिगत भावनाओं, प्रेम, प्रकृति या जीवन के सुंदर पक्षों का वर्णन करता है। गीत की रचनाएं प्रायः गाने योग होती हैं, जैसे जयशंकर प्रसाद का कामायनी, इसे आसानी से आप गा भी सकते हैं। अगला है फिर सोनेट। यह एक विशेष प्रकार की कविता होती है जिसमें 14 पंक्तियां होती हैं और एक निश्चित तुकबंदी और लय का पालन किया जाता है। तो इसमें क्या नियम होती है इसकी 14 पंक्तियों की। तो उदाहरण के तौर पर हम लिखेंगे शेक्सपियर के सोनेट्स। अब अगला बिंदु फिर है दोहे और चौपाई, यानी कपलेट्स एंड क्वाट्रेंस। दोहा 2 पंक्तियों का एक छंद होता है, जबकि चौपाई 4 पंक्तियों का। इसका उपयोग प्राय ज्ञानवर्धक और उपदेशात्मक साहित्य में किया जाता है। तो फिर दिया है उदाहरण के तौर पर जैसे कबीर और तुलसी की दोहे। अगला बिंदु आता है बिंदु नंबर 3। तो 3 में दिया है नाट्य साहित्य, यानी ड्रामा थिएटर। यह साहित्य का वह प्रकार है जिसमें संवाद और मंचनी प्रस्तुति होती है। नाटक संवादों के रूप में लिखा जाता है और इसे मंच पर प्रदर्शित किया जाता है ना, या यूं कहे नाटक उसे। चलो आगे पहला बिंदु है नाटक। नाटक को अंग्रेजी में ड्रामा कहते हैं। यह मंच पर अभिनय के लिए लिखा जाता है। इसमें संवाद, पात्र और कथानक होते हैं। उदाहरण के तौर पे हम अगर आए तो जयशंकर प्रसाद का स्कंदगुप्त, कालिदास का विज्ञान शकुंतलम, शेक्सपियर का हेमलेट, ये नाटक ही है। फिर अगला बिंदु आता है एकांकी। एकांकी को 1 एक्ट प्ले कहते हैं अंग्रेजी में। यह छोटे और संक्षिप्त नाटकों का एक रूप होता है जिसमें केवल एक अंक होता है और एक ही घटना या विषय पर केंद्रित होती है। यानी एक अंक की रचना को एकांकी कहते हैं। इसमें एक ही अंक होता है और घटना भी एक ही होती है। उदाहरण के तौर पे भारतेय नरेश चंद का अंधेर नगरी, है ना, जो सुनी होगा, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टका सिर खाजा, टका सिर भाजा। फिर चौथा आता लोक साहित्य, इसको बोलते हैं फोल्क लिटरेचर। यह जनसाधारण द्वारा प्रचलित और मौखिक रूप से संचित साहित्य होता है। इसमें लोकगीत, लोक कथाएं और कहानियां आती हैं। फिर पहला बिंदु लिखेंगे कि लोकगीत, फोल्क सॉन्ग, यह ग्रामीण और जनसाधारण के बीच प्रचलित गाने होते हैं जो उनकी सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाते हैं। अगला फिर आता है लोक कथा, तो इसको फोल्क टेल्स कहते हैं। यह पुरानी कहानियां होती हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से आगे बढ़ती हैं। इनमें प्रायः शिक्षाप्रद और मनोरंजक तत्व होते हैं। पांचवा आपका आया आलोचना साहित्य, ठीक, इसको क्रिटिसिज्म लिटरेचर कहते हैं। आलोचना साहित्य में किसी साहित्य कृति या लेखक के कार्यों का विश्लेषण, विवेचन और मूल्यांकन किया जाता है। यह साहित्य के सौंदर्य, संरचना और प्रभाव पर प्रकाश डालता है। उदाहरण के तौर पर हम लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य का इतिहास। अब आता है अंत में आपका निष्कर्ष। तो निष्कर्ष में आया आपका कि कंक्लूजन, जो लास्ट में, साहित्य के प्रकारों की यह विविधता दर्शाती है कि साहित्य केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि यह ज्ञान, विचार, भावनाएं और समाज की सच्चाई को प्रकट करने का एक महत्वपूर्ण साधन भी है। तो ये हो गया आपका साहित्य का प्रकार, है ना। तो अगर उसके पश्चात भी इसमें किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट अवश्य करके करिएगा और ये भी बताइएगा कि आपको साहित्य के प्रकार कैसे लगे। तो आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।